अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़। आज के इस सेशन में हम नेस्कॉम के जो पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप का 2019 में जो टेस्ट हुआ था इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बेसिकली 3 दिसंबर 2019 को ये टेस्ट कंडक्ट हुआ है। इसके आज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। काइंडली इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सकें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सिक्वेंशियल सर्किट द आउटपुट डिपेंड्स ऑन। सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर हमारी आउटपुट किस चीज़ पर डिपेंड करती है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है डीएलडी में से हमारा ये क्वेश्चन उठाया गया है सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर से। आज का इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, पास्ट इनपुट प्रेजेंट इनपुट, बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट इनपुट। बेसिकली जो हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट होता है ये क्लॉक डिपेंडेंट होता है, ये बोथ पास्ट और प्रेजेंट इनपुट दोनों पर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज यूज फॉर द पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन। ये क्वेश्चन भी हमारा डीएलडी में से ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन के लिए हम कौन सी डिवाइस को यूज़ करते हैं। हाफ एडर, डिकोडर, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर। हाफ एडर बेसिकली ये तो एडिशन के लिए यूज़ होता है। डिकोडर जो है बेसिकली हम किसी भी इंफॉर्मेशन को डिकोड करना चाहते हैं, ये स्पेसिफिक लोकेशन पे स्पेसिफिक कम्बिनेशन को डिकोड कर देता है। इसी तरह इनकोडर भी ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है इनको इनकोड कर देता है। मल्टीप्लेक्सर जो बेसिकली जो राइट आंसर है ये मल्टीपल इनपुट लाइन को सिंगल इनपुट लाइन के ऊपर कन्वर्ट करता है। तो इसमें क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया कि पैरेलल टू सीरियल के लिए कौन सी कन्वर्जन। मल्टीप्लेक्सर जो होता है उसमें पैरेलल काफ़ी इनपुट्स होती हैं हमारी, तो वो इनको सिंगल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। मल्टीप्लेक्सर बेसिकली कन्वर्ट्स मल्टीपल इनपुट्स इनटू द सिंगल आउटपुट लाइन। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फैच एंड एग्जीक्यूट साइकिल्स आर इंटरवील्ड विद द हेल्प ऑफ। जो फैच और एग्जीक्यूट साइकिल्स हैं वो किसके थ्रू हम उनको इंटरवील करते हैं। इस क्वेश्चन में ये बेसिकली ये क्वेश्चन जो है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है। ये बेसिकली जो हमारे पास मशीन साइकिल होती है उसमें फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट ये 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप के अंदर हम इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं, दूसरा जो स्टेप होता है उसमें इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है, थर्ड स्टेप जो होता है उसमें एग्जीक्यूट होती है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि फैच एंड एग्जीक्यूट साइकिल्स आर इंटरवील्ड विद द हेल्प ऑफ। कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ हम फैच और एग्जीक्यूट साइकिल को इंटरवील करते हैं। मॉडिफिकेशन, प्रोसेसर आर्किटेक्चर, क्लॉक यूनिट, स्पेशल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर है ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्लॉक को हम यूज़ करके फैच और एग्जीक्यूट साइकिल्स को इंटरवील करते हैं। कि माइक्रो प्रोसेसर में से हमारा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एडिशन ऑफ द जीरोज इन अ कंट्रोल सिस्टम गिव्स। एडिशन है, अब किसी भी हम कंट्रोल सिस्टम हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है उसमें एडिशन ऑफ जीरोज अगर हम करते हैं तो हमारे पास सिस्टम क्या रिस्पांस देगा। लीड कंपनसेशन होगा उसका रिस्पांस, उसका जो कर्व बनेगा वो लैग कंपनसेशन होगा, बोथ लीड एंड लैग होगा। ये इस क्वेश्चन में हमारे से बेसिकली ये क्वेश्चन जो है कंट्रोल सिस्टम में से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन में जो हमारे पास जो राइट आंसर बना है एडिशन ऑफ जीरोज इन कंट्रोल सिस्टम गिव दी लैग कंपनसेशन, जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। इस तरह अगर क्वेश्चन आ जाए तो एडिशन ऑफ दी पोज इन कंट्रोल सिस्टम गिव दी लीड कंपनसेशन, ये दोनों आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर बनता है जो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के पे जाते हैं। रीजनरेटिव फीडबैक मीन्स आउटपुट इज विद द फीडबैक। जो रीजनरेटिव फीडबैक मीन्स द आउटपुट इज द फीडबैक। आउटपुट का जो फीडबैक पॉजिटिव साइन का होता है, नेगेटिव साइन का होता है, रीजनरेटर होता है, ऑसिलेटर होता है। ये बेसिकली ये क्वेश्चन ऑसिलेटर में से उठाया गया है, ऑसिलेटर का टॉपिक में से उठाया गया है। जो हमेशा आप याद रखें जो रीजनरेटिव फीडबैक होता है उसका साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू द ऑपरेबल पार्ट्स। प्रोग्राम को हम ऑपरेबल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, उन पार्ट्स को क्या कहा जाता है। जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम जो होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो उसके डिफरेंट सेगमेंट बनते हैं। फर्स्ट सेगमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा, सेकंड टाइम पे होगा, फिर थर्ड सेगमेंट नेक्स्ट साइकिल में होगा। इसी तरह पहला सेगमेंट फर्स्ट पहली बार होगा, दूसरा सेगमेंट दूसरी बार होगा। इसी तरह जो डिफरेंट सेगमेंट होंगे उसी के मुताबिक प्रोग्राम जो हमारा वो ऑपरेट करेगा। तो प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑपरेबल पार्ट्स। तो उनको पार्ट्स को क्या कहा जाता है जिस पे प्रोग्राम को ऑपरेट किया जाता है, जो एग्जीक्यूट होता है जिस पे प्रोग्राम, उनको सेगमेंट्स कहा जाता है। जो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी इज इंक्रीज बाय। ये बेसिकली ये भी हमारा जो क्वेश्चन है ये माइक्रो प्रोसेसर में से पूछा गया है। द साइज ऑफ द फिजिकल मेमोरी इज इंक्रीज बाय यूजिंग द वर्चुअल मेमोरी। याद रखना है आपको,
जो फिजिकल मेमोरी को जो है साइज है इसको इंक्रीज करने के लिए हम वर्चुअल मेमोरी को यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है x एंड y आर द इनपुट ऑफ द सब्सट्रैक्टर देन द बारो इज। ये बेसिकली हाफ सब्सट्रैक्टर के बारे में हमारे ये क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन भी डीएलडी में से पूछा गया है। हाफ सब्सट्रैक्टर का हमारे पास टेबल ये सामने है। ये जो बारो का जो हमारे पास जो इसमें इक्वेशन बनती है वो क्या है, एक्स एंड वाई आर द इनपुट ऑफ द सब्ट्रैक्टर। ये एक्स वाई इनपुट्स हैं ऑफ सब्ट्रैक्टर की। जो हमारे पास बारो के लिए जो इक्वेशन बनती है वो ये एक्स बार वाई बनती है। हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है एक्स बार वाई। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। इस टेबल पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टूज कम्प्लीमेंट ऑफ सेवन। सेवन का जो टूज कम्प्लीमेंट वो क्या बनता है। टूज कम्प्लीमेंट सेवन पहले हमने फाइंड करना है। इसके टूज कम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले हमें इसका फर्स्ट कम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। जो सबसे पहले हम इसको टू को सेवन को बाइनरी के अंदर नोट करेंगे। सेवन की जो बाइनरी आती है हमारे पास 1110 111 आती है। तो उसके बाद हम इस 0 111 को जब इन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास 1 0 0 आ जाएगा। 1 0 0 के अंदर हम 1 को ऐड करेंगे। टूज कम्प्लीमेंट के लिए 1 ऐड करते हैं तो जब 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन 1 0 0 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट इंतहाई आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर 1 0 0 1। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन आर सी सर्किट आर इज इक्वल टू 100। आर की वैल्यू 100 ओम दी हुई है। एक्स सी की जो वैल्यू है वो 10 ओम दी है। द करंट लैग्स द अप्लाई। उसने ये क्वेश्चन में बता दिया करंट लैग्स कर रहा है वोल्टेज से लैग कर रहा है करंट। तो वोल्टेज जो है बेसिकली लीड्स द करंट। हमने बताना है कि करंट कितनी डिग्री से लैग कर रहा है वोल्टेज को। तो इसके लिए मैं आर सी सर्किट का जो फेस लैग का जो फार्मूला यूज होता है थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ एक्स सी ओवर आर। एक्स सी इज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इज अ रेजिस्टेंस इन ओम। तो इस क्वेश्चन में ये आप इनकी वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए बन जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये बेसिकली ये भी हमारा क्वेश्चन जो आया हुआ है डीएलडी में से आया हुआ है। इस क्वेश्चन को हमने एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना है। इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास बूलियन अलजेब्रा के बेसिकली रूल्स हैं उनको हम फॉलो करके इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे। देखें ये इक्वेशन में आपके सामने ये देखें इसका सोल्यूशन कैसे हुआ है। सबसे पहले ए बी तो हमारे पास इधर आ गया। उसके बाद ए को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया ए बी प्लस ए सी प्लस बी जब मल्टीप्लाई होता है बी इंटू बी प्लस बी सी आ जाएगा। ए बी फिर नेक्स्ट स्टेप में इसी तरह आ रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ए सी प्लस ए बी इंटू और बी सी ए सी हमारे पास इसी तरह आ रहा है। ए बी इंटू बी बी का जो हमारे पास जिनका बन रहा है इसका जो हमारे पास बी इंटू बी सी का आ जाएगा ए बी प्लस बी सी हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं ए बी प्लस ए सी। बी को यहाँ कॉमन लिया गया बी इंटू 1 प्लस सी आ रहा है। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर में ए बी प्लस ए सी बी इंटू 1 प्लस ए सी जो फुली एक्सप्रेशन के मुताबिक इसका जो आंसर जो बनता है स्टेप बी सी बनता है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर है ए इज़ द राइट आंसर। ये सोल्यूशन आपके पास सारा रिटर्न लिखा हुआ है। आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम और द फॉलोइंग सिस्टम इज गिवन बाय। ये हमारे पास से बेसिकली ये डायग्राम से देख के हमें ये लग रहा है ये क्लोज लूप सिस्टम हमें दिया गया है। आर एफ एस जो है इनपुट है इस सिस्टम की और सी एफ एस जो है हमारे पास इस सिस्टम की आउटपुट है। ये क्वेश्चन भी कंट्रोल सिस्टम में लिया गया है। तो बेसिकली ये तो इंतहाई इंसान क्वेश्चन है। क्लोज लूप सिस्टम में जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन होता है जी एफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस एफ इंटू एच एफ एस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्योंकि इससे भी हमें पता लग रहा है ये क्लोज लूप सिस्टम इसलिए है क्योंकि हमारे हमारे पास ये देखें ये फीडबैक वो फीडबैक हमारे पास दोबारा इनपुट पे आ रहा है। इससे हमें पता लग रहा है ये क्लोज लूप सिस्टम में हमेशा फीडबैक यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द इक्वेशन वाई एफ एन 1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m1 इंटू के m1 टू m2 x इंटू n माइनस के। ये इक्वेशन कौन से सिस्टम को रिप्रेजेंट करी। बेसिकली ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो आया है डीएसपी में से। ये क्वेश्चन बेसिकली आया है ये पूछ रहा है ये कौन सा सिस्टम है। मेमोरीलेस सिस्टम है मूविंग एवरेज सिस्टम है अकोमोडेटर सिस्टम है इन टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कौन सा। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये मूविंग एवरेज सिस्टम की क्वेश्चन है। आप डीसीबी की बुक में जो सेकंड चैप्टर है उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड थेवेनिन वोल्टेज ऑफ अ सर्किट। थेवेनिन थ्योरम के बारे में हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है। थेवेनिन थ्योरम में सबसे पहले हम सर्किट को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। अगर हमारे पास करंट सोर्स आ जाए तो उसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो फिगर दी हुई है, जो लोड रेजिस्टेंस ऑलरेडी उन्होंने इसको रिमूव किया हुआ है। बेसिकली जब भी क्वेश्चन आता है तो लोड रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे गिवन होती है, लेकिन इसमें सर्किट में हमें रेजिस्टेंस गिवन नहीं दी गई। डीसी पावर सोर्स दिया गया, उसकी जो वैल्यू है वो 10 वोल्ट है, R1 की वैल्यू 10 वोल्ट है, वो 10 ओम है, और R2 की जो वैल्यू है वो 10 ओम है, ये भी 10 ओम है। तो जो R3 है इसकी वैल्यू हमारे पास 5 ओम है। तो हमने फाइंड क्या करना है, इसके थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड थेवेनिन वोल्टेज को हमने फाइंड करना है। तो सब फाइंड करने से पहले हम जो हमारे पास डीसी सोर्स जो लगा हुआ है, डीसी पावर सोर्स है, इसको हम शायद शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। ये शॉर्ट सर्किट से हमारा रिप्लेस हो जाएगा। फिर हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आर थेवेनिन ये पैरेलल के अंदर ये रजिस्टर और हमारा ये जो रजिस्टर है, ये दोनों पैरेलल के अंदर करना 10 × 10 डिवाइडेड बाई 10 + 10 प्लस साथ में ये 5 ओम का रजिस्टर भी शायद ऐड हो जाएगा। 10 × 10 10 + 10 प्लस 5 ये 5 ओम का रजिस्टर भी आ जाएगा। अब 100 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा प्लस 5, 100 डिवाइडेड बाई 20 हमारे पास 5 प्लस 5 और 10 ओम ये, और थेवेनिन जो आ जाएगी हमारे पास 10 ओम ये रेजिस्टेंस आ जाएगी। जो थेवेनिन वोल्टेज जब हम फाइंड करेंगे, थेवेनिन वोल्टेज फाइंड करने के लिए आज जो ये वाला जो हमारे पास ये जो है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, और इसी हमने इन दो पॉइंट्स को, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दौरान हमने वोल्टेज को फाइंड करना है। तो वोल्टेज फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज करेंगे। जो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर होगा वही वोल्टेज ड्रॉप हमें यहाँ इन दो पॉइंट्स के ऊपर मिलेगा। तो थेवेनिन वोल्टेज डिवाइडर रूल के कैसे होता है, जो हमारे पास 10 ओम इंटू जो 10 जिस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस फाइंड कर रहे हैं 10 ओम ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, जो अप्लाइड वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट जो हमारे पास जो ये अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू है 10 ओम के 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई टोटल 10 + 10। इस रेजिस्टेंस को हम इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो 10 + 10 ये 20 ओम हो जाएगी दोनों। 100 डिवाइडेड बाई 20 जो हमारे पास जो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्ट आ जाएगी 5 वोल्ट थेवेनिन इक्विवेलेंट आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास जो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर बनता है वो हमारे पास ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द ट्रांजिस्टर चिप साइज। इनमें से कौन सा ऐसा है जो ट्रांजिस्टर के चिप के साइज के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है जी, तो बेसिकली ये तो क्वेश्चन आसान है। इस क्वेश्चन में जो हमारे पास राइट आंसर बनता है मूर्स लॉ। मूर्स लॉ बेसिकली स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर है ना चिप डबल्स एवरी 2 ईयर्स। मूर लॉ बेसिकली ये कहता है कि द नंबर ऑफ किसी भी चिप के ऊपर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, जब चिप को अपग्रेड किया जाता है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर उससे इंक्रीज डबल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। बेसिकली हार्ड 2 साल या 18 मंथ के बाद नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर चिप के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से चिप की एफिशिएंसी जो है हमारे पास इंक्रीज हो जाती है और चिप का साइज भी रिड्यूस हो जाता है, और चिप के ऊपर जो ट्रांजिस्टर है वो पहले से लार्ज होता है। अगर सपोज करते हैं पहली बार हमारे पास 100 से, तो नेक्स्ट टाइम जो ट्रांजिस्टर होंगे वो 200 हो जाएंगे। अभी जो हमारे पास जो मेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है चिप की, वो मॉसफेट की यूज हो रही है, जिसकी और दूसरा ये है इसमें मूर्स लॉ के अंदर जो है जितनी ज़्यादा नंबर को ट्रांजिस्टर को हम बढ़ा रहे हैं चिप का साइज़ कम हो रहा है। इसी तरह चिप का साइज़ कम होने की वजह से जो हमारे पास चिप का जो साइज़ बनता है नैनोमीटर के अंदर यूज़ हो रहा है। जिस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन आउटपुट सिग्नल फेस रिवर्सल प्रोड्यूस। इनमें से कौन सी ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन है। बीजीटी ट्रांजिस्टर जो है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उनकी कन्फिग्रेशन के बारे में ये एमसीक्यूज है। चिप इलेक्ट्रॉनिक्स में से हमारा एमसीक्यूज आया हुआ है। तो ये इंतहाई इंसान का एमसीक्यूज है। इसमें कौन सी कन्फिग्रेशन इनमें से ऐसी है जो आउटपुट पे ऊपर सिग्नल को फेस रिवर्सल होता है, जिसके ऊपर आउटपुट हमारे पास 180 डिग्री शिफ्ट कर जाती है। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो राइट आंसर है कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन जो है, जो इनपुट पे जो हमारे पास सिग्नल हो रहा है उसको इन्वर्ट करके हम आउटपुट पे दे देती है, ये हमारे पास आउटपुट बन जाती है, जो इस तरह इनपुट बन जाती है। तो हमारे पास जो इनपुट है आउटपुट जो है उसका 180 डिग्री से शिफ्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर इज मोस्ट स्टेबल ऑसिलेटर। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास जो पूछा गया, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली ऑसिलेटर के चैप्टर में से पूछा गया है। और सी ऑसिलेटर, फीडबैक ऑसिलेटर, वीन ब्रिज ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर। जो याद रखें जो सबसे मोस्ट स्टेबल ऑसिलेटर होता है वो क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये कई क्वेश्चन पेपर में पहले भी रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर है राइट आंसर। इसके अलावा जो वीन ब्रिज ऑसिलेटर है ये लो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, लेस देन 1 मेगाहर्ट्ज, उनमें ये यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है।
इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिजेंबल करते हैं, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक हैं, बहुत हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड लो आउटपुट रेजिस्टेंस। बेसिकली हमें ये तो पता है जो ऑपरेशन एम्पलीफायर जो होता है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जैसे इंटीग्रेशन, डेफिनेशन और रेजिस्टेंस, इस तरह के ऑपरेशन ये फाइंड करता है एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के। दूसरा इस क्वेश्चन में हमारे पास जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन एम्पलीफायर हैज़ हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड इसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस हाई होती है और आउटपुट रेजिस्टेंस जो कम होती है, जिस वजह से हमारे पास आउटपुट करंट ज़्यादा हो जाता है और इसका जो है गेन जो है बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। इस क्वेश्चन में जो हमारे पास राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 फॉर द स्टेप इनपुट आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर। जब भी हम इंटीग्रेटर में कोई भी स्टेप इनपुट देते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट बनती है वो क्या बनती है। जब स्टेप इनपुट दें इंटीग्रेटर के अंदर हम देते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट आते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास राइट आंसर होता है रैंप इनपुट आती है, रैंप आउटपुट। इनपुट पे अगर स्टेप इनपुट दे रहे हैं इस तरह की, तो हमारे पास जो आउटपुट बन रही है रैंप इनपुट। ये एक तरह की इस तरह की जो इनपुट होती है इनको हम स्टेप इनपुट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, द रेडिएशन पैटर्न ऑफ द हेलिकल एंटीना। एंटीना के बारे में भी क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। सर्कुलर होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, ओमनी डायरेक्शनल होता है, लीनियरली होता है। हेलिकल एंटीना जो बेसिकली इसका रेडिएशन पैटर्न होता है सर्कुलर होता है, ये आपने याद रखना है। और सैटेलाइट ट्रैकिंग में भी इसको यूज़ करते हैं इस एंटीना को। ये क्वेश्चन भी आता है, हेलिकल एंटीना यूज इन फॉर द सैटेलाइट ट्रैकिंग। जो ऑप्शन में इसमें जो आंसर आता है इस क्वेश्चन में जो हमारे पास रेडिएशन पैटर्न के बारे में पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर बनता है सर्कुलर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए इज राइट ऑप्शन। आज के हमारे इतने ही एमसीक्यूज थे। काइंडली अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी नई आने वाली जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू सो मच।